हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का क्विक रिवीजन कोर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टेटिस्टिकल डेटा दो टाइप के होते हैं। एक है प्राइमरी डेटा विच इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड, और सेकेंडरी डेटा मतलब जो अदर सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से लेते हो। वेरिएबल्स मतलब है कैरेक्टर ऑफ एन आइटम और इंडिविजुअल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे कि एज, हाइट। वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मतलब आइसोलेटेड वैल्यूज, ओके, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मतलब एक रेंज होता है उसका, ओके। देन so like for example, income of different persons, a variable that can assume any value within its range, okay. then attribute का मतलब क्या है? qualitative characteristics जो हम numerically express नहीं करते, that is mother tongue। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये है टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेसिकली टू क्लस्टर अराउंड सम सेंट्रल वैल्यूज एंड मेजर विच वी यूज टू लोकेट दिस सेंट्रल वैल्यू। तो इसका मेजर्स है एरिथमेटिक मीन, AM जो है एरिथमेटिक मीन, देन वी हैव जियोमेट्रिक मीन, and the last is harmonic mean, okay। तो AM मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास x1, x2, x3, x4 ये सब वेरिएबल्स है, टिल x5 वेरिएबल्स है। तो AM इज बेसिकली समेशन ऑफ xi रनिंग फ्रॉम 1 to 5, मतलब इस सब का सम करना डिवाइडेड बाई n मतलब 5, ठीक है। तो ये है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन मतलब n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाई xi, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, रिमेंबर इट। और प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन इज 0। इफ y is equal to a plus bx, then y bar is equal to a plus bx bar। ये बार मतलब है मीन, ओके। कंबाइंड मीन जो है ये है फॉर्मूला कंबाइंड मीन का, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, अगर कंबाइंड कोई सम देते हैं कंबाइंड मीन। और ग्रुप्ड मीन मतलब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, x1 f1 प्लस डॉट 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 xn fn डिवाइडेड बाई f1 f2 f अप टू fn, ओके। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं तो। और प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इफ द गिवन वैल्यू ऑफ variable is all equal, then the geometric mean will be equal to their common value। मतलब कि सब वैल्यूज अगर इक्वल हो तो geometric mean will be equal to C, मतलब equal to the value, common value, okay, इसलिए C। then we have group geometric mean। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप में n1 G1, सेकेंड ग्रुप में n2 G2। सो कैपिटल इज n इज n1 प्लस n2, और ज्योमेट्रिक मीन है G1 टू द पावर n1, G2 टू द पावर n2 होल टू द पावर G1 टू द पावर n1, G2 टू द पावर n2 होल टू द पावर 1 बाई n1 प्लस n2, ओके। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है और ये ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला है, दैट इज वी एड द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन, ये तो फॉर्मूला है। ग्रुप्ड हार्मोनिक मीन का ये हम ऐड कर लेते हैं, समेशन ऑफ x बाई समेशन ऑफ f बाई x, ओके। देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है 1 बाई रूट ओवर 1 बाई n समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन and standard deviation is greater than equal to mean deviation. Mean deviation is least when the deviation is taken from median। mean deviation कम होता है, least होता है अगर deviation median से लिया हो तो। and if all observations are equal, then standard deviation will be equal to 0,
ओके और नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ओके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर द लेवल ऑफ डिस्पर्शन अराउंड द मीन। मीन वैल्यू के अराउंड जो डिस्पर्शन है वो ज्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ CV. So it is expressed in terms of percentage and lower the value of CV मतलब ज्यादा precise होगा, ठीक है। तो ज्यादा CV मतलब less consistency और standard deviation is divided by mean in order to make it unit free, ठीक है। और relationship between AM and GM, AM into HM is equal to GM square। AM into HM का मतलब है is equal to GM square। ओके नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो दे आर ऑड वंस एंड देयर एग्जिस्ट अ मिडिल मोस्ट वैल्यू जो कि n+1/2 है, ठीक है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो सब ऑड वंस है और एक मिडिल मोस्ट वैल्यू रहता है जो कि n+1/2। जब इवन होता है इन दैट केस मीडियन कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमिन। इवन होने से मीडियन यूनिकली डिटरमिन नहीं होता है। इनफैक्ट एनी पॉसिबल वैल्यू between two middle values, namely n/2th and n/2 + 1th, इनमें से any possible values हो सकता है in the ordered arrangement may be taken as median. In order to obtain a definite value, the AM of these two values is regarded as the median of the said values by convention. ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पहले मीडियन निकालना होगा तो आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमने अरेंज किए हैं, ठीक है। देन n 7 है मतलब ऑड है, सो वी यूज द फॉर्मूला n+1/2, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, इसका मतलब 7। और जब 1 2 3 4 5 6 जब इवन होता है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, हियर इट इज 1th, या तो ऐसे सॉल्व करके हमें मिल जाता है। ओके नेक्स्ट है मोड। मोड ऑफ अ वेरिएबल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अकॉर्डिंग एज द वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। यूनिमोडल मतलब 1 मोड और बाईमोडल मतलब 2 मोड्स, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन, से फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, so b of geometric mean of x, we can write it as this way, or harmonic mean of y, so we can write it as this way as well, okay। Next is measures of dispersion. So we describe the spread of individual values in a data set around a central value। एक central value होता है, तो individual values कैसे spread होता है around the central value, we measure that to measure the degree of asymmetry मतलब skewness, and to measure the flatness of the mode we measure kurtosis, ठीक है। तो symmetrical मतलब क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये है सिमेट्रिकल। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब जब मीन ज्यादा हो, ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये है पॉजिटिवली स्क्यूड। और जब मोड ज्यादा है तब नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो ये टेल जो होता है ये तो ग्राफ होता है, तो ये है पॉजिटिवली स्लोप जब मीन वेट सेकेंड। सो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो यहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ओके। और जब ये टेल जो होता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाते हैं जब पॉजिटिवली स्क्यूड, और नेगेटिव डायरेक्शन पे जाते हैं जब नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बहुत सारे कोएफिशिएंट है। एक है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि कार्ल पियर्सन ने दिए थे, सो वी राइट इट एज SKP, ओके। तो ये है x बार माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और हम जानते हैं मीन मीडियन मोड का एक रिलेशनशिप है, x बार माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू x बार माइनस मीडियन, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। So it will be 3 into x bar minus median. We use this equation because mode does not exist uniquely in the distribution. Distribution में mode uniquely exist नहीं करता है, इसलिए हम इस equation को use करते हैं।
if the distribution is positively skewed, then 3 minus x bar minus median कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव होगा ये अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है, वरना नेगेटिव होगा अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो जब फॉर मतलब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है, और जब हम आई मीन टू से जब मोड सब्स्टिट्यूट हुआ हम करते हैं विद मीडियन, तब यहाँ पर एक 3 होता है, इसलिए रेंज 3 में भी हो सकता है, ठीक है। और कोएफिशिएंट जब 0 हो तब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये है थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, या ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो ये है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। सो या तो यहाँ पर Q1 और Q3 यूज होते हैं। सो मीडियन माइनस Q1 जो है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये अगर लेस देन 0 हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। और परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि केली ने दिए थे, तो यहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं जहाँ पर बहुत सारे डेटा रहते हैं, तो देयर वी यूज परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो नाउ द परसेंटाइल डिविजन, so we divide into 100 equal areas and we use percentile, P10 मतलब percentile 10, ठीक है, और P90 मतलब percentile 90। तो percentile coefficient of skewness फॉर्मूला देख लीजिए आप, P90 माइनस मीडियन, मीडियन मतलब जो सेंटर होता है इसलिए P50, ठीक है, माइनस P50 माइनस P10, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो P50 मीडियन, यहाँ पर मीडियन निकाल रहे हैं, यहाँ पर मीडियन है तो इसलिए मीडियन P50 P90 माइनस मीडियन माइनस P50 माइनस P10, और नीचे में P90 माइनस P10। ओके, नेक्स्ट है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये हम ऐसे लिखते हैं MR समेशन MR इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI माइनस X बार टू द पावर R बाई N, ठीक है, फाइन। ये हम लिखते हैं, ये मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, मोमेंट सिक I mean एक चैप्टर है, we can't go into the details, so we have to I'm just going through the formula mostly। तो ये μ3 जो है, μ3 ये हम लिख सकते हैं, that is xi minus x bar whole cube divided by n, ओके। तो ये है μ3, ठीक है, और A3 मतलब ये है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इफ द कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड देन इट्स पॉजिटिवली स्क्यूड। तो यहाँ पर हम μ3 डालते हैं, ये μ3 का फॉर्मूला है बाय SD क्यूब, ओके। लेट मी जूम इट, देन इट विल बी मोर क्लियर, या दिस इज द फॉर्मूला μ3, यहाँ पर μ3 का फॉर्मूला गिवन है, and this is it, SD cube। So ये है moment coefficient of skewness, ठीक है। So measures of skewness can be done in both absolute and relative sense। For an asymmetrical distribution, the distance between mean and mode can be used to measure the degree of skewness because mean is equal to median is equal to mode in symmetrical distribution। तो skewness देखिए Q3 plus Q1 minus 2 median, तो पॉजिटिवली स्क्यूड हम जानते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड हम ये भी जानते हैं। सो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 कैन सर्व as the basis for measuring skewness, absolute measure of skewness, and to make it unit free we divided by Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1,
एंड दस वी गेट अ न्यू मेजर, और इसको हम बाउलीज मेजर कहते हैं. इतना आपको याद नहीं, जरूरत नहीं है, जस्ट remember, because ये last moment preparation है, you might get confused. Just remember the formula: Q3 minus 2Q2 plus Q1 divided by Q3 minus Q1. इसको हम बाउलीज measure कहते हैं. ओके फाइन. ओके, और इसका रेंज ऐसा है. बाउलीज मेथड इज बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन. देखिए मैंने पहले ही कहा है कि हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंस से, दोनों सेंस से ही हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम सिर्फ इसको ले रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट मेजर है. जब हम इसको आई मीन टू से यूनिट फ्री कर लेते हैं, हमें एक न्यू मेजर हमें मिलता है, जो कि जिसको हम बाउलीज मेजर कहते हैं. तो इट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मीडियन एंड क्वार्टाइल इन द डिस्ट्रीब्यूशन. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन Q1 एंड Q3 वुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द मीडियन. मीडियन वैल्यू से Q1 और Q3 इक्वल डिस्टेंस पे होगा. दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0. ओके, मतलब Q3 प्लस Q1 will be equal to 2Q2, या Q3 plus Q1 by 2 will be equal to median, क्योंकि Q2 median है. ओके, so it is same as quartile coefficient of skewness. और बाउली स्क्यूनेस का लिमिटेशंस जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. और सेकंड है कार्ल पियर्सन इज बेटर एज इट गिव्स डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय एसडी. कार्ल पियर्सन, आई होप यू रिमेंबर, दिस इज कार्ल पियर्सन. देखिए हमने कार्ल पियर्सन हमने किए हैं, दिस वन इज वाइडली यूज्ड. हमने क्वार्टाइल कोएफिशिएंट हमने किए हैं, परसेंटाइल हमने किए हैं, मोमेंट कोएफिशिएंट एंड बाउली. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मोमेंट्स. तो मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी वैल्यू ए का मतलब है, देखिए मोमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं स्टेटिस्टिक्स में. तो इसका फॉर्मूला ये है 1/n समेशन f of f multiplied by x minus a. Okay, where to the power r, where r is 1, 2 and so on. About the origin, देखिए about the origin ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए f into x to the power r. Okay, and we denoted by mr. और around the arithmetic mean जो है, we can write it in this way: 1/n summation f x minus x bar. Okay, I can't we have to go very fast because there are a lot of things in statistics, so we are just quickly covering up the formula. देखिए हमारे पास दो कोएफिशिएंट है यहाँ पर, बीटा और गामा कोएफिशिएंट. दीज आर टू important quantities which are calculated from moments about the mean and they are of particular importance in statistical work. तो ये हम किस काम में लगाते हैं? देखिए यहाँ पर बीटा एक फॉर्मूला गिवन है, बीटा 1. ओके, बीटा 1 क्या है? बीटा 1 इज इक्वल टू μ3. आप खुद कैलकुलेट कर सकेंगे म्यू आर से. ठीक है, μ3 होल स्क्वायर बाय μ2 होल क्यूब. ठीक है, तो ये बीटा 1 का फॉर्मूला है. और गामा 1 है प्लस रूट ओवर बीटा 1, और ये स्क्यूनेस मेजर करता है. ठीक है, फाइन. आप जानते हैं स्क्यूनेस क्या है. हम इतना सारे कोएफिशिएंट्स हम यूज कर रहे हैं. स्क्यूनेस डिस्पर्शन टू मेजर द डिग्री ऑफ असिमेट्री, मतलब स्क्यूनेस. ठीक है, तो ये स्क्यूनेस मेजर करता है, ये एक और मेजर है. फाइन. और बीटा 2 जो है, बीटा 2 का फॉर्मूला है μ4. μ4 आप कैलकुलेट कर पाओगे. देन डिवाइडेड बाय μ2 होल स्क्वायर, μ2 भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, और उसका होल स्क्वायर है बीटा 2. और ये गामा 2 क्या है? ये गामा 2 है बीटा 2 माइनस 3. तो ये है गामा 2, और इससे हम कर्टोसिस मेजर करते हैं. कर्टोसिस मतलब पीकेटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए लेप्टोकर्टिक मतलब वैल्यूज आर बंडल वेरी क्लोज टू द सेंटर. मतलब वैल्यूज जब सेंटर के पास जब क्लस्टर्ड होता है, मतलब बहुत हाई पीक होता है, तो ये लेप्टोकर्टिक होता है. मीसोकर्टिक मतलब वैल्यूज जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्पर्स्ड होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तब मीसोकर्टिक होता है.
और प्लैटिकर्टिक मतलब फ्लैट, प्लेटो फ्लैट मतलब, ठीक है, इवन मोर डिस्पर्स देन मीसोकर्टिक। इसका मतलब क्या है कि पीकेडनेस, पीक कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कर्टोसिस मेजर करता है। इट मेजर्स द वेज वैल्यूज आर बंडल्ड एट द सेंटर, ठीक है, तो ये कर्टोसिस मेजर करता है। फाइन, सो मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला वी हैव सीन, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये हम St⁴ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये 3 हो तो मेसोकर्टिक, अगर ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकर्टिक, और लेस देन 3 मतलब प्लेटिकर्टिक। और नेक्स्ट है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो देखिए हाफ इंटू Q3 माइनस Q1, इसे हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं, ठीक है। और इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं, लाइक हाफ इंटू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10 परसेंटाइल, रिमेंबर इट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके हमें K मिलता है, तो ये है स्टैंडर्ड वैल्यू 0.263, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये है स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर लेस देन इस स्टैंडर्ड वैल्यू से हो तो प्लेटिकर्टिक, ग्रेटर देन हो तो लेप्टोकर्टिक, ठीक है। सो डिफरेंट पीक्स हैज डिफरेंट मोड वैल्यूज विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ कर्टोसिस देखिए, B2 अगर ग्रेटर देन 3 है, गामा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक, अगर इक्वल टू सब है तो मेसोकर्टिक, और लेस देन सब है तो प्लेटिकर्टिक। ओके, सो नेक्स्ट है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास बाइनोमियल है, पॉइसन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। बेसिकली यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सक्सेस का कंसेप्ट है, फेलियर का कंसेप्ट है, दैट इज, देखिए, n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आर n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक है सक्सेस और एक है फेलियर। सो वी डिनोट सक्सेस एज p, फेलियर एज 1 माइनस p, और x रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ सक्सेस in n trials. Okay, so suppose x is equal to small x, तो ये ऐसा होगा ncx p to the power x 1 minus p to the power n minus x, ठीक है। x is equal to 0 1 2 till n, और मीन है np और वेरिएंस है np 1 minus p. Okay, so this is the variance of binomial. एक सम दिखाते हैं, देखिए एक 6-sided die है which is rolled 3 times. So what is the probability that a 5 comes up exactly? Okay, so 5 आने का probability क्या है? So देखिए सक्सेस है जब हमें 5 मिलता है, और जब फेलियर है जब हमें 5 नहीं मिलता है। तो x is a number of 5 in 3 rolls. सो n यहाँ पर 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली डाई में 1/6 है, तो अगर x is 2 अगर होगा तो वी कैन यूज द फॉर्मूला एंड वील गेट दिस एज द आंसर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए ये इवेंट्स जब इंडिपेंडेंटली और रैंडमली ऑकर करते हैं तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो होता है इन अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम उसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड मीन है लैम्डा, वेरिएंस भी है लैम्डा, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है प्लूटोनियम 239, ये एक आइसोटोप है ऑफ प्लूटोनियम दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिएक्टर्स। तो 1 नैनोग्राम ऑफ प्लूटोनियम 239 का एक एवरेज रेडियो एक्टिव डिकेज है 2.3 पर सेकेंड, ठीक है। सो द नंबर ऑफ डिके जो होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 2 सेकेंड पीरियड देयर आर एग्जैक्टली 3 रेडियो एक्टिव डिकेज, ठीक है। तो पहले हम मीन निकालते हैं 2.3 जो एवरेज है, और यहाँ पर कह रहे हैं 2 सेकेंड पीरियड का नंबर ऑफ डिकेज, सो मीन इज 4.6। फिर हम निकालते हैं जब like we have to find out what is the probability that in a 2 second period there are exactly 3 radioactive decays. So we put everything in the formula and we get this answer. Okay. फिर normal distribution we know it looks like this bell shaped distribution. तो देखिए यहाँ पर mean है 100, okay, and standard deviation 15. तो what percentage of people should have an IQ between 85 to 115? तो देखिए यहाँ पर Z1 हम निकालते हैं x1 minus bu by sigma, so 85 minus 100 by 15,
इट इज़ -1, ओके, एंड ये 1 होगा Z2। तो इन दोनों का डिस्टेंस 1 है, तो अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखना होता है, देन उसके बाद 1 का वैल्यू निकालने पड़ते हैं, सो विच इज़ 0.341। लाइक ये देखिए, ये 0.3413 है, ये भी 0.3413 है, ये भी 0.3413 है, so we add 0.3413 and 0.3413 and we get 0.6826। so हमें निकालना होगा what percentage of people would have an IQ between 85 and 115। ठीक है, तो इसको परसेंटेज करके हमें 68.26 मिलेगा। ठीक है, और कौन सी सिचुएशंस में बाइनोमियल वर्क करता है? टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die to find the number of defectives, hitting a target, और poison मतलब number of misprint in a page, number of accidents during busy hours, number of telephone calls, number of traffic passes during a busy hour। okay, fine। next है correlation, simple correlation and regression। okay, so basically if we calculate r basically हम कोएफिशिएंट correlation कोएफिशिएंट को कहते हैं। अगर इसको ये r अगर 0 हो, so we can write it as cov xy, that is the relation between x and y is 0, that is they are independent, which is a contradiction because correlation is actually an association or interdependence of two variables, matlab x or y, matlab they are related। okay, so we have correlation is that, so change of magnitude of one variable is accompanied by change in the magnitude of another variable। एक का अगर magnitude change होता है, it is accompanied by change in the magnitude of another variable। correlation positive हो सकता है, negative हो सकता है, zero हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन cov xy divided by variance of x by variance of y, where cov xy looks like this, 1/n summation xi minus x bar into yi minus y bar। okay, so here it is written already। variance का फॉर्मूला ये है, तो r x y जो है ये लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है, और इन केस ऑफ नॉन लीनियर अगर होता है तो वो 0 हो जाता है, और r x y का वैल्यू -1 से 1 में रहेगा। जब 1 होगा, so that time rate of increase or decrease in x is same as rate of increase or decrease in y। okay, so it's the same, और 0 से 1 अगर होता है तो पॉजिटिव होता है, फाइन, और अगर r x y -1 होता है तो x इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा। आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियरली रिटन। और कोवेरियंस ऑफ x and y lies -infinity to +infinity, it has no range actually। so covariance अगर divided होता है by this variance root over variance, then r x y lies between -1 +1। okay, so this measure is totally unit free, fine, and if the two variables are uncorrelated तो उसका covariance 0 होगा। ठीक है, और जब इसका covariance 0 होगा, in that case cov x y ये ऐसा दिखेगा, e x y minus e x e y, और e x y will be equal to ex into ey, that is they are independent। okay, और next है regression analysis। regression equation of y on x is this one। यहाँ पर y dependent variable है, x independent है। okay, and byx looks like this, r sigma y by sigma x, and ये है x on y, this looks something like this, x is the dependent variable, y is the independent variable, and bxy looks like sigma x by sigma y। okay, so this is it। the mean of the observed and the predicted value of y are equal। ठीक है, the mean of the observed and predicted value of y are equal। the two regression equation, they intersect at the mean point, that is x bar y bar। when r is not equal to plus -1, it is very easy to verify that both the equations are satisfied when x is equal to x bar and y is equal to y bar। otherwise we can solve the equation
to obtain the value of x and y. ठीक है, तो जब r इक्वल नहीं होता है ±1 से, तब बहुत इजी होता है वेरीफाई करने के कि x will be equal to x bar, y will be equal to y bar. अदरवाइज हम सॉल्व करते हैं. और एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन m1 is equal to byx, m2 is equal to 1 by bxy. तो अगर थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है तो tan थीटा will be equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, this will be tan theta. Fine. Okay, and r plus minus 1 implies tan theta is equal to 0 or theta 0. So this implies theta will be equal to pi, that is r plus minus implies that the two regression lines will be identical parallel. Okay, and if tan theta is equal to 0, tan theta will be tan 0, so tan theta will be equal to 0 plus pi, so theta will be equal to 0 plus pi, इसलिए theta will be equal to pi. Okay, so but two regression line cannot be parallel as they intersect each other. तो ये parallel नहीं हो पाता है क्योंकि ये intersect करते हैं. तो जब r 0 होता है तब tan theta infinity होता है, तब theta मतलब pi by 2, that is two regression lines are perpendicular to each other and we fail to predict one variable given the other. Okay, and these are some of the matlab properties. And then numerical value of r is equal to geometric mean of two regression coefficients. This is very important, that is mod r is root over bxy byx, and the sign of r will be the same as of bxy byx. Okay, or am of two regression coefficient always exceed the numerical value of y. See, so am of the absolute value of two regression coefficient always exceed the numerical or absolute value of y, and this one is mod r sigma y by sigma x. So r may be considered as a measure of explained variability, the variability in the data explained by regression lines. So r measures the variability in the model. So these are some of the key pointers of regression analysis. Next है statistical inferences. Statistical inferences is actually drawing conclusion about population. So population parameters basically mean and standard deviation होता है, हम survey लेते हैं to understand the population और हम test करते हैं. And ये paper 1 में भी आपने पढ़ा है कि hypothesis is a premise or claim that we want to टेस्ट. तो जो नल हाइपोथेसिस है वो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है फॉर अ पैरामीटर, और जो हम टेस्ट करते हैं जब चैलेंज करते हैं, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स टू चैलेंज h0, तो उस क्लेम को हम टेस्ट करते हैं, तो वो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. आइदर दोनों आउटकम हो सकता है, आइदर यू रिजेक्ट h0 और यू फेल टू रिजेक्ट h0. ठीक है. Then next we have level of confidence, that is level of confidence 95% हो सकता है, 99% हो सकता है, that is how confident are we in our decision. ठीक है. और level of significance ये alpha we denoted by alpha, तो ये है 1 minus c, that is 1 minus level of confidence. मतलब alpha means 1 minus 0.95, that is 0.05. as confidence जो है level of confidence वो 95% है. So basically c और alpha एक ही चीज बोलते हैं. Okay, then we have p value जो evaluate करते हैं how well a sample data, जो sample हम लेते हैं population से, sample data can support the fact that null hypothesis is true. ठीक है. तो सैम्पल डेटा कैसे सपोर्ट करता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है. तो जब p वैल्यू हाई होता है तब हम h0 एक्सेप्ट करते हैं, और जब p वैल्यू लो होता है तब हम रिजेक्ट करते हैं h0. सो व्हेन p इज लेस देन 0.05 और 0.01 और 0.01 तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है. और टाइप 1 एरर जो है, टाइप 1 एरर मतलब इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ h0. h0 रिजेक्टेड नहीं हो, like you should not reject h0 but you incorrectly reject h0. ओके. और टाइप 2 एरर मतलब इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ h0. रिमेंबर, type 1 error is incorrect rejection of h0 and type 2 error is incorrect acceptance of h0.
ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्मॉल सैंपल टेस्ट. ठीक है, तो देखिए व्हेन सैंपल्स आर स्मॉल we cannot assume that random sampling distribution is approximately normal. That is, sample values are approximately equal to those of the parent universe. In case of sample, like small samples, our main objective is to test the hypothesis. ठीक है, तो hypothesis test करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं. तो ये है टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डेवलप किया गया था बाय सर विलियम एस गॉसेट. ओके, ठीक है, तो it made significant contribution in the theory of sampling, applicable in case of samples where population variance is not known. तो यहाँ पर याद रखना, population variance is not known. ठीक है, okay, so this test is also referred to as student's t-test, as W.S. Gossett wrote under the pen name of student. ठीक है, तो इसका देखिए, ये हम ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं, x bar माइनस म्यू बाई s स्मॉल s डिवाइडेड बाई n. ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन है, दैट इज मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके, और फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है जब t इज इक्वल टू 0 हो, और फॉर n ग्रेटर देन 30 टी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो n ग्रेटर देन जब 30 होता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इट टेंड्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये है ग्राफ नॉर्मल कर्व का. ठीक है, और दैट इज दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, और ये वाला है टी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दिस इज द ग्राफ. An interesting property of the distribution is that it does not depend on the population parameters but depends only on v is equal to n minus 1, that is on the sample size. ये sample size के ऊपर depend करता है. ठीक है, और इसका एप्लीकेशन है, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर सिंगल मीन पॉपुलेशन वेरिएंस बीइंग अननोन. तो ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सिंगल मीन. ओके, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ single mean and population variance is unknown. ये मैंने पहले ही कहा था. ठीक है, और t-test for the significance of the difference between the two sample tests, the population variances being equal but unknown, or t-test for the significance of an observed sample correlation coefficient. ठीक है, नेक्स्ट है chi-square टेस्ट. हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये बेसिकली द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड chi-square. ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल chi-square वेरिएट विथ 1 degree of freedom, abbreviated as degree of freedom. तो देखिए, thus if x is a random variable following a normal distribution, अगर x एक random variable है जो कि normal distribution follow करती है with mean is equal to mu and standard deviation sigma. ठीक है, x एक random variable है और mu है mean और standard deviation है sigma. ठीक है, तो then this one x minus mu by sigma is a standard normal variate, और इसका जो square है is chi-square represented by this letter. ठीक है, ये मॉडल प्रोफेसर येट्स ने इंट्रोड्यूस किए थे. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का? मीन ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय n. ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ chi-square इज गिवन बाय 2 root n, इट्स एंटायरली रूट ओवर 2n. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिए जाते हैं, ये फिगर है. और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन ये एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं. फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n 2x square minus 2n minus 1 follows an approximate standard normal distribution. large values of n में बेसिकली लार्ज वैल्यू ऑफ n अगर हो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं. और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. रिमेंबर, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? chi-square डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. ठीक है,
Okay, that is the probability curve of chi-square distribution is inclined more towards right, which is represented by this figure. ठीक है, fine. Or applications of chi-square distribution to test if the population has specific value of the variance, मतलब population का कोई specific value हो, variance का population has a specific value of the variance. Then to test the equality of several population proportions, population proportion का equality test करना. Next है chi-square test of goodness of fit. Okay, and chi-square test for independent attributes. Okay, these are the applications. Next है F distribution. So if X is a chi-square variate with n1 degrees of freedom and Y is an independent chi-square variate with n2 degrees of freedom, so F जो statistics है, F is basically the ratio of them, X by n1, X by Y by n2. You can see it from the screen. ठीक है? So F statistics basically it is the ratio of two independent chi-square variates divided by their respective degrees of freedom. ठीक है? और ये GW ने Dekors ने दिए थे, और Dekors F distribution with n1 n2 degrees of freedom with probability density function, ये probability density function है. ठीक है? और F distribution का properties ये तो mean है, n2 by n2 minus 2, standard deviation is denoted by this. ये positively skewed होता है, large values of n1 and n2 फिर से normal distribution पे जाते हैं. The sampling distribution of F statistics does not involve any population parameter and depends only on the degrees of freedom. तो जो sampling distribution होता है F statistics का, that does not involve any population parameters. का कोई population parameters से involve नहीं है. It only depends on the degrees of freedom n1 and n2. Okay. Okay. And then a graphical representation of F distribution ये है. ठीक है? Okay. और applications मतलब for testing the significance of an observed sample multiple correlation, for testing the equality of several population. Okay, means H0 mu1 is equal to mu2 is equal to ... mu n for n normal population. ठीक है? तो F test is for equality of population variance. Fine. Next है Z distribution. ये large sample test पे applied होते हैं. It is generally used for large samples to test whether two population means are different when variance are known. जब variance known होता है, ठीक है? Okay, whether two population means are different, means different हो when variance are known. ठीक है? So Z distribution assumes that population is normally distributed with a given variable. So Z distribution assume करता है population is normally distributed, okay, with a given variance. Fine. A one sample location test, two sample location test, paired difference test are the examples of Z test. Z test is closely related to T test, but T test is performed when the sample is small, that is less than or equal to 30. Also, the test assumes standard deviation to be unknown. On the other hand, Z assumes to be given or known. T का unknown होता है और Z का known होता है. ठीक है? तो if the standard deviation of population is unknown, the assumption of sample variance equaling the population variance is made. Fine? Okay. Hello everyone. So let us start with linear regression and time series analysis. So let's get started. Okay. तो देखिए regression जो term था वो सर F. Galton ने पहले दिए थे और ब्लेयर ने कहा है कि regression analysis एक mathematical measure है of the average relationship between
two or more variable in terms of original units of data. ठीक है? Okay. नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स मतलब जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेजर करते हैं एंड द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स टू इकोनॉमिक डेटा to lend empirical support to models constructed by mathematical economics and to obtain numerical estimates. तो aim क्या है? Explanation, policy evaluation और forecasting. So types of data, all empirical analysis they require data. Okay, so we will now discuss a few different structures of data that you may come across if you do empirical analysis in economics. तो पहला है क्रॉस सेक्शन, नेक्स्ट है टाइम सीरीज, थर्ड है पूल्ड क्रॉस सेक्शन और फोर्थ है पैनल या लॉन्गिट्यूडिनल डेटा. तो यहाँ पर की इंग्रेडिएंट जो है ये है डेटा, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ लार्ज सैंपल्स. ओके, तो डेटा मतलब क्या है? डेटा मतलब है इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल जो डेटा है आर डेटा ऑन वन और मोर वेरिएबल्स कलेक्टेड एट अ पॉइंट इन टाइम. ठीक है, टाइम सीरीज डेटा आर कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो पूल डेटा है दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन. ठीक है, और जो पैनल लॉन्गिट्यूडिनल डेटा है ये स्पेशल टाइप ऑफ पूल डेटा है जहाँ पर इन विच द सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट से मेनली अ फैमिली और फर्म इज सर्वेड ओवर टाइम. और इकोनोमेट्रिक्स में इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा and learn about general patterns in the population of interest. तो main objective क्या है? To establish if there is a relationship between two variables, more specifically establish if there is a statistically significant relationship between the two. और next है और examples है income and spending, wage and gender, student height and exam scores. और forecast new observations मतलब can we use what we know about the relationship to forecast unobserved values. ठीक है, वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है. अब जानते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. ओके, तो लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है वो तो एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीडियर है टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स बाय मिनिमाइजिंग द सम of the offsets or residuals. ठीक है, तो least square जो regression है it is basically to predict the behavior of the dependent variable. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसका predicted value of y और जो observed value है, predicted value और observed value. तो देखिए observed value minus predicted value. So ये predicted value is denoted by this equation. Okay, fine with this line and what are the observed value, and जो random error जो है that is observed value minus the predicted value, observed value minus predicted value. Okay, fine. फिर we are moving on to simple linear regression model. तो ये most commonly used technique होता है for determining how variable of interest मतलब the response variable is affected by changes in another variable, that is the explanatory जो variable होता है. The terms response and explanatory ये इसका meaning same होता है just as dependent and independent, but the former terminology is preferred because independent variable may actually be interdependent with many other variables as well. और simple linear regression mainly तीनों purpose के लिए used होते हैं. एक है to describe the linear dependence of one variable on another. Next है to predict values of one variable from values of another for which more data are available. Third है to correct the linear dependence of one variable on another in order to clarify other features of its variability. Linear regression determines best fit line. Remember this word is very important. Best fit line. Okay. So yeah, this word is important. Through a scatter plot of data such that the sum of the squared residuals is minimized. Okay, sum of the squared residuals is minimized. Okay.
ठीक है. Equivalently, it minimizes the error variance as well. So the fit is actually best in precisely that sense. The sum of squared errors जो होते हैं is as small as possible. That is why it is also termed as ordinary least square regression. Model of simple linear regression is given as yi is equal to beta naught प्लस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीटा 1 है, बीटा 1 x1 प्लस एप्साइलन आई मतलब एरर टर्म. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. बीटा नॉट है इंटरसेप्ट, बीटा 1 है स्लोप और कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन, और जो एप्साइलन आई है वो है रैंडम एरर. तो जो हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स को बाय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स. ओके, तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर और लीनियर लीस्ट स्क्वायर इज बेसिकली अ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन पैरामीटर्स इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. ठीक है. दिस मेथड मिनिमाइजेस द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर या रेसिड्यूअल. तो देखिए यहाँ पर समेशन ई आई स्क्वायर है विच इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन वाई आई माइनस अल्फा हैट minus beta hat xi whole square, and we take the summation of this. Fine. और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा, देन वी गेट समथिंग लाइक दिस. तो इसको अगर हम इस अबव इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिलता है ऐसे. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस. वी एक्चुअली सॉल्व दीज. देखिए अल्फा हैट जो है इट्स वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार, और बीटा हैट भी हम सब्सटीट्यूट करके, अब देख लीजिए पॉज करके, हम सब, दिस इज सिंपल सब्सटीट्यूशन इन मैथमेटिक्स. सो इट्स बीटा हैट इज दिस. ओके. Linear regression model, multiple linear regression model is that we are it involves more than one predictor variable. Okay. And goodness of fit मतलब coefficient of determination, it is also known as r square. इसे हम r square भी कहते हैं, and it is interpreted as the goodness of fit of the regression. The higher the coefficient of determination, the better the variance. That the dependent variable is explained by the independent variable. मतलब dependent variable बहुत अच्छे से explain किया गया है by the independent variable. Higher the coefficient of determination. So the coefficient of determination is the overall measure of the usefulness of regression. Okay, तो ये जो coefficient of determination है, this is the overall measure of the usefulness of regression. For example, if r square is 0.95, this means that the variance in the regression is 95%, which is explained by the independent variable. That is a good regression. Now, if the coefficient of determination r square is 0.50, इसका मतलब variation of regression is 50%, which is explained by the independent variable. And this is not a good regression. Okay, so we must note that r square lies between 0 and 1. ठीक है, and less than 1. Okay, fine. So it means that the fitted model explains 100% of variation in response to variable y. अगर 1 हो r square और अगर 0 हो तो the model does not explain any of the variation of y, and the coefficient of determination can be calculated by the regression sum of square, that is RSS divided by total sum of squares, TSS. ठीक है. And we can determine the regression, that is R, from correlation coefficient as well. That is the correlation coefficient between x and y series is determined with the help of bxy and byx regression coefficient. तो इसका geometric mean हम ले लेते हैं. ठीक है. Next we move on to time series. So time series basically ये एक arrangement of statistical data है in a chronological order in accordance with its time. So that is why it is a set of data depending upon time, set of observations taken at specific times, usually at equal intervals. Okay,
सो या एंड इसका बहुत सारी यूटिलिटी है क्योंकि हम पास्ट बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग ऑपरेशंस में हेल्प करता है, इवैल्यूएटिंग करंट अकम्पलिशमेंट में भी ये हेल्प करता है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल इन पॉलिसी मेकिंग। और मैथमेटिकली टाइम सीरीज इज डिफाइंड बाय द वैल्यूज y1 y2 of y variable for time t1 t2, so y is a function of t, okay। और different components है जैसे कि secular trend, तो secular trend basically it is the general tendency of time series data to increase or decrease or stagnate during a long period of time, okay। और secular trend हम long term movement भी हम कहते हैं, ठीक है। so it is the normal tendency or general tendency of time। फिर ये लॉन्ग टर्म है, और एक और है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो ऑसिलरेटरी मूवमेंट्स होता है टाइम सीरीज का with a period of oscillation greater than 1, so yeah that is cyclical fluctuations। और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जैसे कि सीजनल फ्लक्चुएशंस, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो कि जनरली एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करता है। और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस मतलब it's kind of that there is inherent in every time series another factor is called irregular variations, and irregular variations is known as random variations, okay। and yeah, cyclical and seasonal, these are regular fluctuations। फिर मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, एक है एडिटिव मॉडल जहाँ पर हम सम ले लेते हैं, ओके। and then we have in the data if the data do not contain one of the components, the value for the missing component is 0, so yeah ऐसे हो जाते हैं। seasonal component is the independent trend, seasonal मतलब independent trend होता है, and thus the magnitude of the seasonal swing is constant over time, okay। so seasonal trend मतलब independent trend होता है और जो magnitude होता है seasonal swing का वो constant होता है। फिर multiplicative model हम multiply कर लेते हैं, we assume that the data of the products of the various components t into s into c into I, or if trend seasonal variation or cyclical is missing, then we assume the value to be 1, addition में 0 और यहाँ पर 1 value assume कर लेते हैं। The seasonal factor of multiplicative model is proportion ratio to the trends, okay। तो जो seasonal factor है एक multiplicative model का, it is a proportion ratio to the trends, and thus the magnitude of the seasonal swing increases or decreases according to the behavior of the trend, ओके। और जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है, एक है फ्री हैंड कर्व मेथड, तो जो टर्म फ्री हैंड है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर नॉन मैथमेटिकल कर्व, ओके। सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर नॉन मैथमेटिकल कर्व in statistical analysis, and even if it is drawn with the aid of drafting instruments, and this is actually the simplest method of studying the trend of time series, okay। and next is simple average method, so ye method we can use it if a straight line trend is to be obtained, okay। and since the location of only 2 points is necessary to obtain a straight line equation, it is obvious that we may select 2 representative points and connect them by a straight line, okay। and then we have and you know in semi average method like data is divided into 2 halves, दोनों halves में divided होता है, and you know an average is attained for each half, and each such average is shown against the midpoint of the half period, and we obtain 2 points on a graph paper, and these 2 points are joined to get a straight line actually। तो ये है। और नेक्स्ट है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, तो दिस मेथड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सीरीज ऑफ मूविंग एवरेजेस बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता है इन सिंपल टर्म्स, एंड ऑफ सक्सेसिव ओवरलैपिंग ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ टाइम सीरीज, एंड द एवरेजिंग प्रोसेस स्मूथन्स, ये जो हम एवरेज करते हैं ये स्मूथ करता है फ्लक्चुएशंस फ्रॉम डेटा, okay। and yeah, so thus moving average period, like for example
if we want to find out first moving average, I'm denoting it as MA, so we can denote it as y1 plus y2 plus dot 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 ym, because say for example moving average of period m, moving average time period जो है वो है m, so जो first moving average है y1 plus y2 plus dot 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 m. Okay, so this is the first moving average. Then second moving average अगर हम लेते हैं तो it will be y2 plus y3 plus dot 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 ym plus 1 divided by m. Okay, so moving average of period m is a kind of a series of arithmetic means of overlapping values, and yeah, so moving average is given by that. So ऐसे होता है, चलता रहता है, third moving average etc etc. Next, a least square method, and is considered to be the best method for ascertaining trend values, and it provides us an analytical or mathematical device to obtain an objective fit to the trend of the given time series. So yeah, least square method can also be used. Then we have seasonal variations. So seasonal variations में we can use seasonal variation index, जो कि seasonal एक formula है, seasonal index, which is equal to seasonal average by general average into 100. Okay, so this is the seasonal index. Or then we have moving average, ratio to moving average method. Okay, and then linked relatives method. Moving average method, then ratio to moving average method will be, it is going to be something like this. Say, wait a second. Yeah, so ratio to moving average method is actually one of the most popular method for measuring seasonal variation. So we obtain centered 12 months 4-quarter moving average values for a given series, and we express the original values as a percentage of centered moving average values for all month during like it's kind of O by T into 100. Okay, so it's kind of we take the ratio, like we take the percentage, express the original value as a percentage of centered moving average values. Okay, and then we have link relatives method. So link relative is, the formula is, link relative का formula है current seasonal value, current seasonal value by previous seasonal value, previous seasonal value, current seasonal value by previous seasonal value into 100. तो ये है link relative. Okay, and like for link relative it can be converted into a formula to the base year, like current seasonal average link relative to previous seasonal chain relative divided by 100 and all. There are many types of formula. It will be very difficult to remember, so I'm just giving the basic idea and basic formula. Okay, so yeah, then we can measure different types of fluctuations in this way. We just we use multiplicative and additive model in different ways actually to find out the trend values and frequency index, and they are computed using the suitable methods accordingly. Okay, so these are the measurement of trend, and the last thing that we are having is okay, so that's it. Thank you for watching the video. I hope this helps in your revision process. So keep watching, keep learning, and stay tuned for more videos.